हेलो गाइस, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर्स द वॉर फॉर साइबरट्रॉन एनिमे के बारे में और जानेंगे कि क्या हमें ये एनिमे देखना चाहिए या नहीं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। एनिमे की शुरुआत होती है ट्रांसफॉर्मर्स के इतिहास में घटित सबसे बड़े इवेंट द ग्रेट वॉर के इवेंट के बाद। एनिमे में हमें ये दिखाया गया है कि साइबरट्रॉन प्लैनेट पर द ग्रेट वॉर के बाद काफी मेहम पैदा हो चुका है और इस मेहम के परिणाम स्वरूप साइबरट्रॉन प्लैनेट पर दो स्पेसिफिक बिरादरियों के बीच में डिफरेंट मैटर्स को लेकर आपसी कलह की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। और इस आपसी कलह का मुख्य कारण बस यही है कि कौन और किस तरह अब साइबरट्रॉन प्लैनेट को लीड करेगा, क्योंकि जब वॉर समाप्त हो गया तो दो प्रमुख बिरादरी वॉर के आउटकम के प्रति अपना अलग ही विचारधारा रखते थे, जिसकी वजह से इन दोनों बिरादरियों में आपसी समन्वय नहीं बन पाया। इसके बाद इन दोनों बिरादरियों के बीच में सिविल वॉर शुरू हो गया। ये सिविल वॉर इतना भयंकर और लंबा चला कि साइबरट्रॉन प्लैनेट पर कैजुअलिटीज का अंबार सा लग गया और ये कैजुअलिटीज इतनी विशालकाय थी कि साइबरट्रॉन की हिस्ट्री में इस इवेंट को एज ए नाइटमेयर के तौर पर देखा जाता है। ट्रांसफॉर्मर्स और डिसेप्टिकॉन्स इस कंटिन्यूअस हेलिस वॉर से परेशान हो चुके थे, लेकिन दोनों बिरादरी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि वे किसी अन्य बिरादरी के नीचे रहकर अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे। जिसके बाद डिसेप्टिकॉन्स बिरादरी के एक सदस्य ने एक ऐसा प्लान प्रस्तुत किया कि अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से हो जाए तो डिसेप्टिकॉन्स एक बार में ऑटोबॉट्स को हरा सकते हैं या उन सभी पर पूरी तरह से कंट्रोल भी कर सकते हैं। मगर इस प्लान को अगर सक्सेसफुल तरीके से एग्जीक्यूट करना है तो डिसेप्टिकॉन्स को एक मिथिकल डिवाइस की जरूरत थी, जिसका नाम है ऑलस्पार्क। ये मिथिकल डिवाइस इतना पावरफुल है कि ये एक बार में पूरे साइबरट्रॉन को खत्म कर सकता है। जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन ऑटोबॉट्स को मिलती है तो ऑटोबॉट्स अचानक से सदमे में आ जाते हैं और तभी ऑटोबॉट्स के करंट लीडर यानी कि ऑप्टिमस प्राइम ये तय करता है कि किसी भी हालत में ऑलस्पार्क जैसा मिथिकल डिवाइस किसी भी बिरादरी के हाथ में नहीं आना चाहिए, खासकर डिसेप्टिकॉन्स के हाथ में। इसके बाद ऑप्टिमस प्राइम और रिमेनिंग बचे हुए ऑटोबॉट्स इस डिवाइस को सर्च करने के निकल पड़ते हैं और यहीं से इस एनिमे की कहानी की शुरुआत होती है। ऑप्टिमस प्राइम इस एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट है, जिसकी वजह से इस एनिमे का जो अधिकतर भाग है वो इसी कैरेक्टर के चारों घूमता रहता है। अगर हम इस कैरेक्टर के अपीयरेंस के बारे में बात करें तो ये कैरेक्टर कटकाठी के मामले में अन्य कैरेक्टर्स की तुलना में काफी लंबा है। इसके अलावा इस कैरेक्टर का जो ओरिजिनल नेम है वो ओरियन पैक्स या ऑप्ट्रॉनिक्स है और इस कैरेक्टर ने ऑटोबॉट्स की हिस्ट्री में काफी क्रूशियल भूमिका भी अदा की है। अगर हम इस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो कैरेक्टर काइंड, केयरिंग, इंटेलिजेंट, करेजियस और मोरल ड्रिवन टाइप का पर्सन है और इन्हीं सब कारणों की वजह से ये कैरेक्टर ऑटोबॉट्स ग्रुप का लीडर भी है। अब बात करते हैं इस कैरेक्टर के एनिमे रिप्रेजेंटेशन के बारे में। एनिमे में इस कैरेक्टर को जिस तरह से दिखाया गया है उसका मुख्य उद्देश्य ऐसे कैरेक्टर्स की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करना है जो समाज में रह रहे लोगों के हितों के लिए लड़ना पसंद करते हैं, चाहे वो लोग इस कैरेक्टर के अपोजिट बिरादरी से ही क्यों ना बिलोंग करते हो। इसलिए जब हम इस कैरेक्टर के डिसीजंस को देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस कैरेक्टर ने जितने भी डिसीजंस लिए हैं वो सभी सेंटिंग बीइंग के रेस्पेक्ट में है, ना कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप के। इसके साथ इस एनिमे ने हमें ये दिखाने की कोशिश की है कि ऑप्टिमस प्राइम ने किस तरह अपने लीडरशिप के स्किल्स और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को डेवलप किया है, क्योंकि इससे पहले के जितने भी इटरेशंस है उसमें हमें ये दिखाया गया है कि इस कैरेक्टर में लीडरशिप के गुण पहले से ही थे, जो कि सरासर गलत है। मेगाट्रॉन इस एनिमे का मेन एंटागनिस्ट है, जिसकी वजह से इस एनिमे का जो अधिकतर भाग है वो इसी कैरेक्टर के चारों घूमता रहता है। अगर हम इस कैरेक्टर के अपीयरेंस के बारे में बात करें तो ये कैरेक्टर कटकाठी के मामले में ऑप्टिमस प्राइम की तरह ही है। इसके अलावा मेगाट्रॉन डिसेप्टिकॉन्स का वन ऑफ द फियरेस्ट और चैरिस्मेटिक लीडर है और इस कैरेक्टर ने भी डिसेप्टिकॉन्स के हिस्ट्री में काफी क्रूशियल भूमिका अदा की है। अगर हम इस कैरेक्टर के पर्सनालिटी के बारे में बात करें तो ये कैरेक्टर कनिंग, इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट, फियरलेस, ट्रिचियस और काइंड टाइप का पर्सन है। इसके अलावा ये इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जो साइबरट्रॉन के लेबर फील्ड से बिलोंग करता है, जिसकी वजह से इस कैरेक्टर को साइबरट्रॉन के क्रूल एनवायरनमेंट के बारे में काफी जानकारी है। अब बात करते हैं इस कैरेक्टर के एनिमे रिप्रेजेंटेशन के बारे में। एनिमे में जिस तरह से इस कैरेक्टर को दिखाया गया है उसका मुख्य उद्देश्य ऐसे कैरेक्टर्स के प्रति हमारा ध्यान आकर्षित करना है जो अपने लोगों के हितों के लिए किसी भी एंड तक जा सकते हैं और इन हितों की प्राप्ति के लिए ये कैरेक्टर किसी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे उन मेथड के कॉन्सिक्वेंस कितने भी डिजास्टर्स वाले क्यों ना हो। जिसकी वजह से ये कैरेक्टर अधिकांश समय हमें विलेनियस पर्सनालिटी प्रदर्शित करते हुए दिखाई देता है और जो कि आपको एनिमे में भी देखने को मिल जाएगा। बम्बलबी इस एनिमे का सेकंड मेन प्रोटैगनिस्ट है, जिसकी वजह से एनिमे का जो उत्तर भाग है वो इसी कैरेक्टर के चारों घूमता रहता है। अगर हम इस कैरेक्टर के अपीयरेंस के बारे में बात करें तो ये कैरेक्टर कटकाठी के मामले में अन्य ऑटोबॉट्स कैरेक्टर की तुलना में काफी छोटा है। इसके अलावा बम्बलबी को बी और बीपर के नाम
से भी जाना जाता है और इस कैरेक्टर ने ऑटोबॉट्स की हिस्ट्री में काफी क्रूशियल भूमिका भी अदा की है। अगर हम इस कैरेक्टर की पर्सनालिटी के बारे में बात करें तो ये कैरेक्टर काइंड, रिसोर्सफुल, इंटेलिजेंट, फ्रेंडली और काम टाइप का पर्सन है। अब बात करते हैं इस कैरेक्टर के एनिमे रिप्रेजेंटेशन के बारे में। एनिमे में इस कैरेक्टर को एज ए सिंपल सिविलियन के तौर पर दिखाया गया है जो साइबरट्रॉन प्लैनेट पर चल रहे वॉर और आपसी कॉन्फ्लिक्ट पर किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, जिसकी वजह से ये कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग है साइबरट्रॉन स्टोरी लाइन में। अलीटा वन इस एनिमे का वन ऑफ द सेकेंडरी कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर ऑटोबॉट्स आर्मी में एज ए कमांडर इन चीफ पोजीशन पर भी है। अगर हम इस कैरेक्टर के अपीयरेंस के बारे में बात करें तो ये कैरेक्टर कटकाठी के मामले में बम्बलबी कैरेक्टर से थोड़ी सी लंबी है। इसके अलावा इस कैरेक्टर ने ऑर्थिया और एलिटा इन्फिनिट ग्रुप को भी कमांड किया है। इसके साथ इस कैरेक्टर ने साइबरट्रॉन स्टोरी लाइन में काफी क्रूशियल भूमिका भी अदा की है। अगर हम इस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो ये कैरेक्टर काइंड, फियरलेस, इंटेलिजेंट, काम, फ्रेंडली और करेजियस टाइप की पर्सन है। अब बात करते हैं इस कैरेक्टर के एनिमे रिप्रेजेंटेशन के बारे में। इस कैरेक्टर को एनिमे में एज ए फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ ऑप्टिमस प्राइम के तौर पर दिखाया गया है, लेकिन बस फर्क इतना है कि ये कैरेक्टर ऑप्टिमस प्राइम की तुलना में काफी फोकस्ड और शेयर विल टाइप की कैरेक्टर है, जिसकी वजह से ये कैरेक्टर डिफिकल्ट सिचुएशंस के दौरान काफी सटीक डिसीजंस ले पाती है। अल्ट्रा मैग्नस इस एनिमे का वन ऑफ द सेकेंडरी कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर ऑटोबॉट्स की आर्मी में एज ए कमांडर इन चीफ पर है। अगर हम इस कैरेक्टर के अपीयरेंस के बारे में बात करें तो ये कैरेक्टर कटकाठी के मामले में ऑप्टिमस प्राइम कैरेक्टर से भी लंबा है। इसके अलावा ये कैरेक्टर मैग्नस और अल्ट्रा मैमोथ के नाम से भी जाना जाता है। ये कैरेक्टर इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जो सभी ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स की तुलना में काफी पावरफुल और स्किल्ड है, इसलिए इस कैरेक्टर को ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स के द्वारा काफी रेस्पेक्ट दी जाती है। अगर हम इस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो ये कैरेक्टर काइंड, जेंटल, लेस स्पोकन, इंटेलिजेंट और करेजियस टाइप का पर्सन है। अब बात करते हैं इस कैरेक्टर के एनिमे रिप्रेजेंटेशन के बारे में। एनिमे में इस कैरेक्टर को एज ए सेकंड कमांडर इन लीड के तौर पर दिखाया गया है जो ऑप्टिमस प्राइम के डिसीजंस और जजमेंट को काफी हद तक परफेक्ट करने में अपनी भूमिका अदा करता है। इसलिए एनिमे में जितने भी डिसीजंस ऑप्टिमस प्राइम ने अभी तक लिए हैं वो सभी डिसीजंस इस कैरेक्टर के हेल्प के बिना संभव नहीं है। इसके अलावा इस कैरेक्टर को अल्फा ट्रायन का ट्रू डिसाइपल के तौर पर भी दिखाया गया है, जिसकी वजह से ये कैरेक्टर मिथिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में काफी जानकारी रखता है। जेटफायर इस एनिमे का वन ऑफ द एक्स्ट्रा कैरेक्टर है और ये उन कैरेक्टर्स में से एक है जिन्होंने अपने कैरेक्टर आर्क की शुरुआत डिसेप्टिकॉन्स के ग्रुप से की, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस के कारण इन कैरेक्टर्स ने ऑटोबॉट्स के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, जिसकी वजह से इस कैरेक्टर का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो अन्य कैरेक्टर्स की तुलना में काफी डिफरेंट है। इसके साथ जेटफायर उन कैरेक्टर्स में से एक है जो एरियल सर्वेलेंस में काफी एक्सपर्ट है, जिसकी वजह से ये कैरेक्टर डिसेप्टिकॉन्स और ऑटोबॉट्स के लिए एरियल रिलेटेड मिशन में काफी क्रूशियल भूमिका अदा करते हैं। इसके अलावा ये कैरेक्टर उन कैरेक्टर्स में से भी एक है जिन्हें सी ऑफ रस्ट के बारे में काफी जानकारी है। इम्पैक्टर भी इस एनिमे का वन ऑफ द एक्स्ट्रा कैरेक्टर है और ये भी उन कैरेक्टर्स में से एक है जिन्होंने अपने कैरेक्टर आर्क की शुरुआत डिसेप्टिकॉन्स के ग्रुप से की, लेकिन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस के कारण इस कैरेक्टर ने बाद में ऑटोबॉट्स के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इम्पैक्टर के ऑटोबॉट ग्रुप को ज्वाइन करने का जो मकसद है वो जेटफायर के ऑटोबॉट ग्रुप को ज्वाइन करने के मकसद से काफी डिफरेंट है, जिसके बारे में आपको एनिमे में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इम्पैक्टर उन कैरेक्टर्स में से एक है जिन्हें आर्म्स और वेपन्स के बारे में काफी जानकारी है, इसकी वजह से जितने भी मिलिट्री रिलेटेड मिशंस होते हैं डिसेप्टिकॉन्स या ऑटोबॉट्स के लिए, ये कैरेक्टर उन सभी मिशंस को लीड और कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं इन दोनों कैरेक्टर के पर्सनैलिटी के बारे में। ये दोनों कैरेक्टर पर्सनैलिटी वाइज एक ही तरीके के हैं, जिसकी वजह से इन कैरेक्टर्स की जजमेंट, एक्शन और थिंकिंग एक ही तरीके के आपको दिखाई देंगे। अब बात करते हैं इन कैरेक्टर के एनिमे रिप्रेजेंटेशन के बारे में। एनिमे में इन दोनों कैरेक्टर को एज ए मोरल ड्रिवन कैरेक्टर के तौर पर दिखाया गया है जो सिचुएशन की मोरालिटी को जज करके अपने एक्शंस और जजमेंट को चेंज करते हैं। बस फर्क इतना है कि इन दोनों कैरेक्टर्स की जजमेंट में काफी डिफरेंस है, इसके बारे में आपको एनिमे में दिख जाएगा। अब बात करते हैं इस एनिमे में दिखाए गए कैरेक्टर्स के कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में। इस एनिमे के सीजन फर्स्ट में हमें कई सारे कैरेक्टर देखने को मिले हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीन लाइट, क्रॉस एयर, मिराज, रेचेट, ओमेगा सुप्रीम, प्राउल, एफेस, बैरिकेड, शॉकवेव एसेट्रा, जिसकी वजह से इस एनिमे के सीजन फर्स्ट में हमें कैरेक्टर इनरिचमेंट काफी देखने को मिला, जिससे इस एनिमे ने कई सफलताओं को भी हासिल किया है और कई असफलताओं का भी सामना किया है। फॉर एग्जाम्पल कई ऐसे कैरेक्टर्स है जिनका इंडिविजुअल महत्व तो काफी ज्यादा है, लेकिन एनिमे में कैरेक्टर्स पैक्ड होने के कारण इन सभी कैरेक्टर्स को प्रॉपर स्क्रीन टाइम और प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिल पाया है, जो कि आपको इस एनिमे में देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये इशू इतना बड़ा भी नहीं है, क्योंकि जब कोई एनिमे अपने स्टोरी बिल्डिंग फेज से गुजर रही होती है तो उस क्रिटिकल फेज के दौरान उसे इस तरह की कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो कि इस एनिमे के साथ भी हुआ है। लेकिन इशू इस बात से है कि इस एनिमे का जो रन टाइम है वो काफी छोटा है, जिसकी वजह से आप उस लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर इतने सारे कैरेक्टर को एक्सपोजर नहीं दे सकते, जो कि इस एनिमे के साथ भी हमें देखने को मिला है। इसलिए मुझे लगता है कि इस एनिमे को अपने कैरेक्टर प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत थी।
अब बात करते हैं इस एनिमे के एनिमेशन डिपार्टमेंट के बारे में। इस एनिमे को पूरी तरह से 3D बेस्ड प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जिसका मतलब ये है कि इस एनिमे में जितने भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है वो पूरी तरह से 3D बेस्ड प्लेटफॉर्म पर बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल कैरेक्टर मॉडल्स, बैकग्राउंड एटमॉस्फेयर मॉडल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके साथ इसमें जितने भी पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया गया है डिफरेंट टाइप के सिमुलेशन को प्रेजेंट करने के लिए, फॉर एग्जांपल स्मोक पार्टिकल सिमुलेशन, डस्ट पार्टिकल सिमुलेशन, वाटर पार्टिकल सिमुलेशन और फायर पार्टिकल सिमुलेशन, वो सब 3D बेस्ड प्लेटफॉर्म पर बने हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये एनिमे 100% 3D बेस्ड एनिमे है, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आज जितने भी एनिमे मार्केट में आ रहे हैं उसमें से कुछ भाग 3D बेस्ड एनिमे का ही है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या इस एनिमे ने अपने 3D कंटेंट की क्वालिटी को उस लेवल तक लेकर गया है जिस लेवल को मार्केट ने सेट किया है? तो मैं कहूँगा लगभग, क्योंकि इस एनिमे का जो बजट है वो मॉडरेट है, जिसकी वजह से इस एनिमे का जो एनिमेशन है वो मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर है, जो कि आपको एनिमे में देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस एनिमे के अधिकांश भाग को डार्क एनवायरनमेंट में रखा गया है, इसकी वजह से इस एनिमे में जितने भी कैरेक्टर्स है उनके कलर सैचुरेशन और कलर कॉन्ट्रास्ट का इस एनिमे के बैकग्राउंड के कलर कॉन्ट्रास्ट और कलर सैचुरेशन पे किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है, जो कि एक टाइप का प्लस पॉइंट है। इसके साथ इस एनिमे में जितने भी कैरेक्टर्स मॉडल हैं उनके सरफेस पर जब लाइट पड़ती है तो उससे कोई बज या नॉइज भी क्रिएट नहीं होता है, जो कि इस एनिमे के लिए काफी अच्छी बात है। इसके अलावा इस एनिमे में पिक्चर माइलेज की कॉन्सेप्ट भी काफी अच्छा काम किया है, जो आपको एनिमे के डिफरेंट शॉट्स के दौरान देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस एनिमे के एनिमेशन में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है, वो है इस एनिमे के कैरेक्टर्स के मूवमेंट के दौरान, क्योंकि इस एनिमे में जितने भी कैरेक्टर्स है वो ट्रांसफॉर्मर्स के G1 टॉयज पर आधारित है, जिसकी वजह से इस एनिमे ने अपने कैरेक्टर्स मूवमेंट के लिए टॉय बेस्ड सिमुलेशन का इस्तेमाल किया है। लेकिन इस सिमुलेशन को अचीव करते समय इस एनिमे ने क्वालिटीज का सैक्रिफाइस कर दिया है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। इसलिए मुझे लगता है कि इस एनिमे को अपने इस इशू पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इस एनिमे की स्टोरी को एक फैंटेसी वर्ल्ड में एस्टैब्लिश किया गया है और ये वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिकल कंपोजिट से मिलकर बना है, जिसकी वजह से इस वर्ल्ड को साइबरट्रॉन के नाम से जाना जाता है। अगर हम इस वर्ल्ड को डिटेल में एक्सप्लोर करें तो ये वर्ल्ड हमारे वर्ल्ड की तरह ही है एज ए अपीयरेंस वाइज, बस फर्क इतना है कि इस वर्ल्ड का जो कंपोजिशन है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिकल बेस्ड कंपोनेंट से मिलकर बना है। इसके साथ इस वर्ल्ड को एनर्जी के लिए हमारे वर्ल्ड की तरह सन पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस वर्ल्ड के पास अपना खुद का एनर्जी जनरेशन सोर्स है, जिसे ऑल स्पार्क के नाम से जाना जाता है। अगर हम इस वर्ल्ड के सिविलाइजेशन के बारे में बात करें तो इस वर्ल्ड के लोग अपीयरेंस वाइज साइबर एनहांस रोबोटिक टाइप के बीइंग है और ये लोग अपने स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से डिफरेंट शेप में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, इसलिए इन लोगों को ट्रांसफॉर्मर्स भी कहा जाता है। इसके अलावा इस वर्ल्ड के सिविलाइजेशन को हमारे वर्ल्ड की तरह डिफरेंट सेगमेंट्स में बांटा गया है। फॉर एग्जांपल, जिन साइबरट्रॉन्स की एबिलिटी मिलिट्री बेस्ड एक्टिविटीज में है वो मिलिट्री बेस्ड एक्टिविटीज करते हैं, जिन साइबरट्रॉन्स की एबिलिटी एरियल सर्वेलेंस में है वो सीकर रिलेटेड एक्टिविटीज करते हैं, और जिन साइबरट्रॉन्स की एबिलिटी टेक्निकल फील्ड में है वो टेक्निकल बेस्ड एबिलिटी करते हैं। इसके साथ इस वर्ल्ड में कुछ मिथिकल साइबरट्रॉनियंस भी है, फॉर एग्जांपल ओमेगा सुप्रीम, गार्डियन, यूनिकॉर्न, क्विंटेसॉन्स, लाइकॉन, स्कॉर्पोनॉक एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अलावा इस वर्ल्ड में हमें कई सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया है। फर्स्ट, ऑलस्पार्क एक ऐसा ऑब्जेक्ट है ट्रांसफॉर्मर यूनिवर्स में जो सभी ट्रांसफॉर्मर्स के लिए लाइफ फोर्स जनरेट करता है, जिसका मतलब ये है कि जितने भी ट्रांसफॉर्मर्स अभी है या जितने भी ट्रांसफॉर्मर फ्यूचर में क्रिएट होंगे वो सभी इस ऑब्जेक्ट के एनर्जी पर आश्रित है। सेकेंड, मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो यदि किसी ट्रांसफॉर्मर्स के पास है तो उसे ट्रांसफॉर्मर्स कम्युनिटी में एज ए प्राइम लीडर के तौर पर देखा जाता है। इसका मतलब ये है कि जब मैट्रिक्स लीडरशिप अल्फा ट्रायन के पास था तो उस समय अल्फा ट्रायन को साइबरट्रॉन के लोग एज ए लीडर के तौर पर देखते थे। थर्ड, इनर्जियन इज बेसिकली एक डीजल और पेट्रोल है ट्रांसफॉर्मर्स के लिए, जिसकी सहायता से ट्रांसफॉर्मर जीते हैं और अपने आप को रिपेयर करते हैं। इसके अलावा इस एनिमे में हमें कई सारे प्लेसेस भी दिखाए गए हैं। पहला है स्पेस ब्रिज। ये एक ऐसा टेलीपोर्टेशन डिवाइस है जिसकी सहायता से हम यूनिवर्स के किसी भी कोने में जा सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स इस डिवाइस का इस्तेमाल कार्गोस, इंटरप्लैनेटरी मूवमेंट और डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए किया करते थे। सेकेंड, शॉकवेव एनर्जियन एक्सट्रैक्शन बेस। एनिमे में जब हमें ये दिखाया गया कि डिसेप्टिकॉन्स के पास एनर्जियन की मात्रा घट रही है तो उस मांग को पूरा करने के लिए शॉकवेव एक प्लान के साथ मेगाट्रॉन के पास आता है, जिसके अनुसार शॉकवेव एक ऐसा मशीन क्रिएट करने की प्लानिंग में है जिससे बचे कुछ ऑटोबॉट्स और डिफेक्टिव डिसेप्टिकॉन्स के शरीर से एनर्जियन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, और ये मशीन एक फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा है, जिसके बारे में आपको एनिमे में देखने को मिल जाएगा।
थर्ड, सी ऑफ रस्ट। ये एक ऐसा प्लेस है ट्रांसफॉर्मर्स यूनिवर्स में जिसे हम नेचुरल डिकम्पोजर मशीन भी कह सकते हैं, क्योंकि इस प्लेस का एनवायरनमेंट इतना क्रूल और डेंजरस है कि कोई भी ट्रांसफॉर्मर्स अगर इस एनवायरनमेंट से गुजरता है तो उसे अपने एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट्स में काफी डैमेज का सामना करना पड़ता है। इसके साथ इस एनवायरनमेंट में इतने सारे साइक्लोन्स मूव करते रहते हैं कि यदि गलती से किसी ट्रांसफॉर्मर ने इन साइक्लोन्स को टच कर दिया तो वो ट्रांसफॉर्मर पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट या डिकम्पोज हो जाएगा, जिसकी वजह से इस प्लेस को ट्रांसफॉर्मर यूनिवर्स में हेल से भी खतरनाक प्लेस के तौर पर देखा जाता है। इस एनिमे के सीजन फर्स्ट में कुल मिलाकर 6 एपिसोड्स है जो लगभग 23 मिनट के हैं। इसके साथ इस एनिमे की स्टोरी है पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मर के जनरेशन फर्स्ट सोर्स मटेरियल पर आधारित है, जो कि ट्रांसफॉर्मर्स फैन के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि जितने भी अभी तक मैंने एडेप्टेशन देखे हैं ट्रांसफॉर्मर्स यूनिवर्स में, उन्होंने अपने सोर्स मटेरियल का बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। इसलिए जब मैंने इस एनिमे को देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। इसके साथ इस एनिमे की स्टोरी में स्टैटिक वे ऑफ स्टोरी टेलिंग मेथड का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से स्टोरी का जो पेस है वो लीनियर वे में फ्लो करता है, जो कि काफी अच्छी बात है इस एनिमे के लिए। इसके अलावा इस एनिमे में जितने भी प्राइमरी कैरेक्टर्स को दिखाया गया है उनकी बैक स्टोरी पर इस एनिमे ने काफी ध्यान दिया है, जिसकी वजह से हम इन कैरेक्टर्स के बारे में काफी कुछ जान पाते हैं। लेकिन इस एनिमे ने इतने सारे कैरेक्टर्स एक साथ इंट्रोड्यूस कर दिए हैं जिसकी वजह से हम कई सारे सेकेंडरी और एक्स्ट्रा कैरेक्टर के बारे में काफी कम जान पाते हैं, जो कि एक सैड न्यूज है, क्योंकि इन कैरेक्टर्स ने ट्रांसफॉर्मर के यूनिवर्स में काफी अहम भूमिका अदा की है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इतने सारे कैरेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के बाद भी इस एनिमे की जो स्टोरी पेसिंग है उस पर कोई खास असर नहीं पड़ा है, जो कि इस एनिमे की स्टोरी पेसिंग की सबसे बड़ी खासियत है। अब बात करते हैं इस एनिमे के म्यूजिक और साउंड ट्रैक डिपार्टमेंट के बारे में। इस एनिमे में कुल मिलाकर 17 साउंड ट्रैक है, जिसमें से एक ओपनिंग और एक एंडिंग साउंड ट्रैक है, और ये दोनों साउंड ट्रैक ही इस एनिमे के सीन्स और मूड के साथ परफेक्टली सिंक्रोनाइज होते हैं, जिसकी वजह से इस एनिमे का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो मेरे हिसाब से काफी ठीक ठाक ही है। इस एनिमे को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि इस एनिमे में कई ऐसी खासियतें हैं जिसकी वजह से आपको ये एनिमे देखनी चाहिए। सबसे पहली खासियत तो इस एनिमे की ये है कि इस एनिमे ने अपने सोर्स मटेरियल को काफी अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से इस एनिमे का जो प्रेजेंटेशन है वो रियलिस्टिक और ऑथेंटिक लगता है। दूसरी खासियत इस एनिमे की ये है कि इस एनिमे में जितने भी कैरेक्टर डिजाइन है वो सोर्स मटेरियल में दिखाए गए कैरेक्टर डिजाइन, खासकर जनरेशन फर्स्ट के डिजाइन के परफेक्ट डिफिक्शन है। तीसरी खासियत इस एनिमे की ये है कि इस एनिमे ने अपने प्राइमरी कैरेक्टर्स को स्टार्टिंग से ओपी कैरेक्टर के तौर पर प्रेजेंट करने की कोशिश नहीं की है, जिससे इस एनिमे में जितने भी कैरेक्टर्स है वो अपने आप को अच्छी तरह से एक्सप्लोर और डेवलप कर पाते हैं। अब बात करते हैं इस एनिमे में कुछ डाउन पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहला डाउन पॉइंट इस एनिमे का ये है कि इस एनिमे में किसी भी प्रकार का मनी शॉट नहीं है, जो कि किसी भी एक्शन बेस्ड एनिमे के लिए काफी क्रूशियल है। दूसरा डाउन पॉइंट इस एनिमे का ये है कि इस एनिमे ने अपने 3D एनिमेशन को सही तरीके से पॉलिश नहीं किया है, खासकर कैरेक्टर्स के फिजिकल मूवमेंट के दौरान, जो कि इस एनिमे के एनिमेशन का एक डाउन पॉइंट है। तीसरा डाउन पॉइंट इस एनिमे का ये है कि इस एनिमे में जितने भी ऑब्जेक्ट्स या प्लेसेस को प्रेजेंट किया गया है उसके बारे में इस एनिमे ने काफी कम डिटेल ही प्रेजेंट किया है, जिससे हम उन एलिमेंट्स के बारे में काफी कम जान पाते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या हमें ये एनिमे देखना चाहिए? तो मेरा आंसर हाँ, आपको ये एनिमे जरूर देखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।